रेलवे के जितने भी पेपर आए हैं उन सभी पेपर का सोल्यूशन वाला बैच। और इस बैच में हम सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन को लगाने का बेसिक अप्रोच भी क्या होता है, साथ में एडवांस अप्रोच क्या होता है जो एग्जाम में हमको अप्लाई करना चाहिए, और सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है जिस तरीके से एग्जाम में आपका समय बच सके। और सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग आरपीएफ एसआई वाले करेंगे। और एक चीज और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसको चैप्टर वाइज करें या मिक्स क्वेश्चन करेंगे, वो आप लोग अपना रिव्यू दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसमें बता दीजिएगा किस तरीके से करना है, उसके हिसाब से भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल वाली क्लास जैसे भी होगी। तो आज की क्लास में तो हमने मिक्स वाला ही सेट लिया है कि यानी जो पेपर एक आया था उसका मिक्स सोल्यूशन हम लोग करेंगे, उसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्जाम में पेपर होते हैं। और ये बैच हम लोगों का है, ये बैच में बता देता हूँ, अगर देखेंगे सब लोग जो लोग इस बैच के अंदर हैं वो बैच कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, रेलवे 2024 और ऑल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन विद ट्रिक्स हम लोग करेंगे। इसमें 4000 टेस्ट भी आपको इस बैच के अंदर में मिल जाता है। ये टेस्ट वो टेस्ट नहीं है कि जिसको कराया जाएगा, ये टेस्ट आपको ऑटोमेटिक टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में दिखता है, जहां से किसी भी एग्जाम के टेस्ट आप दे सकते हैं। इसमें एसएससी भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, और बाकी सब एग्जाम भी हो सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस में ये प्राइस आपको बैच मिलता है, और मिनिमम प्राइस मतलब 99 है, जिसके अंदर में आपको ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। और ये बैच जो चलने वाला है मात्र 1 महीने का ही बैच है। 1 महीने में इसमें सारे पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जितने भी पेपर हुए थे 2024 में, वो एएलपी के हों या फिर आपके आरपीएफ के हों या जेई के हों, जो भी एग्जाम होंगे वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे। जिसका हेल्प आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, अभी जो एग्जाम आपका आने वाला है, एग्जाम जो अभी होने वाला है सबसे नजदीकी एग्जाम आपका कांस्टेबल वाला है, वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला है, ये सभी एग्जाम में आपको एक नए जो पैटर्न अभी पूछे गए क्वेश्चन के, या जो भी क्वेश्चन इस बार आए हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी थे, लगभग 70% ज्यादा, लेकिन जो 10-20% एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने हैं उनके भी तरीके आपके पास एक बेहतर अप्रोच मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। ये बैच आपको जो लोग एप्लीकेशन पे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये मैथ्स फॉर एजुकेशन ऑफिशियल ऐप पे ये बैच, जहाँ पे इस नाम से बैच आपको दिख जाता है। और इसके अलावा एक बैच आता है हम लोगों का यूथ बुक का सोल्यूशन का बैच, जो रेलवे के लिए स्पेशल एक बैच है, जहाँ पे आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 सभी को कवर किया गया, ठीक है। इसके अंदर में जो मेंसुरेशन की क्लास कंप्लीट कर दी गई है आपको, और इसमें अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस कवर करते हैं जो अभी स्टार्ट हो जाएगी आज से ही क्लास। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और एक क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं, पहले से आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। और देखा जाए तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको डिस्कस किए गए थे, आपको ये पेपर होने से पहले भी आपको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, 2 साल या 3 साल का डिफरेंस वाला। विधान बिल्कुल, आरपीएफ कांस्टेबल पहले है तो हाथों से कंप्लीट करेंगे हम लोग। हाँ, उससे पहले नहीं, पूरा सारे पेपर ही हो जाएंगे आप सभी लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर आपका रेट जो होता है, अगर डिफरेंस अगर पूछा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है किसी निश्चित धनराशि में 6% की वार्षिक ब्याज के दर में 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो दो तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर रेट आपका ऐसा मिल जाए जो कि फ्रैक्शन में बन तो जाता है लेकिन वो ए बाई बी के फॉर्म में बन जाता है। ए बाई बी के फॉर्म दो तरीके से रेट बनते हैं, एक बनता है रेट 6%, 7%, 8% ऐसे, और एक रेट ऐसा भी आता है जिसमें हमारे पास 1/x का वैल्यू क्रिएट हो जाता है। 1/x मतलब जैसे 10%, 1/10, 12.5%, 1/8 हो गया, जैसे 16 सही 2/3%, 1/6 हो गया, इस तरीके से भी रेट मिलते हैं। तो दोनों तरीके के रेट मिलते हैं, दोनों को हम लोग सीखेंगे यहाँ, क्योंकि आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो जो रेट होता है अगर इसी का स्क्वायर करके दो अंकों पे दशमलव लगा दिया जाए तो डिफरेंस निकल जाता है। 6 का स्क्वायर 36, और ये हमारे पास कितना होता है, इतना परसेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है। और प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100%। अब इस परसेंटेज की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 78 दिया हुआ है, और ये इससे कितना गुना का होगा उतना ही गुना में हम इसको करना है। पहला चीज तो ये हमको समझ में आ गया, 0.36% की वैल्यू 78 दिया हुआ, हम 0.36 नहीं सोचे। अब देखिए इसके बाद का ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद का हिस्सा आपके पास कैलकुलेशन का है। तो 36 का अगर टेबल पढ़े तो 2 बार जाएगा, 36 गुना 72, बचा कितना हमारे पास, 6 बच गया। और 6 बच गया है और बटे 36, यानी कि 2 सही 1/6 गुना है। यानी कि यहाँ पे देखिए पॉइंट को भूल गए, 2 सही 1/6 गुना हम कर रहे हैं। तो 2 सही 6 का 2 गुना 2, तो 1/6 गुना कितना, 16.6। तो ये वाला आंसर दिख रहा होगा, ये वाला हमको दिख रहा है, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास दिख रही है कि 216.66। बाकी ये जीरो है ना, इसको हटा देगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 21, 6, 6 और 6। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। अगर कैसे भाग देते हैं समझिएगा कि 36 का 2 गुना किया 72, बचा कितना, 6, और उसमें भाग किससे देंगे, 36। तो एक 36, 6/36 कितना, 1/6, 1/6 कितना आता है, 16.66 के आसपास।
तो 100 गुणे 2 200 और प्लस 16.66, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पे। और बाकी ये जो जीरो है ना, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे वैल्यू बना देगा हमारे पास लगभग अप्रॉक्स में। और वैसे भी कॉमन सेंस आपका ये बोलता है कि आपके नीचे में अगर 1/6 का पैटर्न बन रहा है तो ऊपर में 6 6 6 6 रिपीट होता हुआ आता है, जो इन सभी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो कैलकुलेशन से भी बचना है, क्योंकि इसमें भाग देने के पीछे भागेंगे तो अगर दशमलव हटा के लंबे तरीके से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर ये रेट कभी हमारा ऐसा बन जाए, दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार है कि कभी ऐसा भी दे सकता था कि रेट आपका दे दे कि 12.5%, ठीक है, ये भी तैयार है, दोनों के लिए आगे के लिए भी तैयार है कि क्या क्या चीज हो सकता है। और हमारे पास डिफरेंस कुछ भी दे दिया कि 2 साल का जो CISI का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दे दिया, मान लीजिए कि 15 दे दिया, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। तो अब देखिए ये रेट जो है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर करने में आपको दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो। तो ये 1/8 हो गया, तो फ्रैक्शन में करने के बाद इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करने के तो 1/64, ये ऊपर वाला जो होगा ना यही हमारा क्या होता है डिफरेंस, 1 बराबर 15, 64 बराबर इसमें भी 15 गुणा करके 64 गुणे में 15, और यही हमारे पास नंबर हो जाएगा। कैसे गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि 9 तो पहले आ गए, 15 गुणे 4 60 और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये अगर फ्रैक्शन में बन जाए तो फ्रैक्शन का स्क्वायर, अगर फ्रैक्शन में नहीं बनता तो सीधा परसेंटेज में स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरीके से आपको रेडी रखना होगा। यहाँ पे मैं एक बार और भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर। रेट दो तरीके से मिलेंगे 2 साल के लिए, 2 साल की बात हो रही है, 3 साल के लिए नहीं है, 3 साल अभी आगे बताया जाएगा जब पूछा जाएगा आपसे। रेट हो सकता है 6% आ जाए, 7% आ जाए, 8% आ जाए, कुछ इस तरीके से हो सकता है। या रेट आपका ऐसा हो सकता है कि 4% मिल जाए, 10% मिल जाए, 16.66% मिल जाए, या 6/2/3% मिल जाए, कुछ भी इस तरीके से रेट मिल जाए। अगर हमारा फ्रैक्शन बनने में a/b का फॉर्म ले लेता है तो हम बस इसी का स्क्वायर कर लेते हैं 0.36%, इसका स्क्वायर करने में 0.49%, इसका स्क्वायर करने में 0.64%, ये डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाए जैसे 1/25 है, 1/10 है, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे 1/625, ये वाला डिफरेंस, ये वाला प्रिंसिपल, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/100, ये डिफरेंस, ये प्रिंसिपल, ये 1/15 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/225, ये डिफरेंस होगा और ये वाला प्रिंसिपल। इस तरीके से जा सकते हैं, दोनों में जो वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। और ये मेथड आपका किसी भी एग्जाम में काम कर सकता है, वो आपका SSC का हो, रेलवे का हो, या कोई भी एग्जाम अभी आपका होने वाला हो, NTPC CBT 1 हो, या ग्रुप D हो, या फिर कांस्टेबल का हो, हर जगह करेगा। हाँ बिल्कुल आते हैं, कुछ सारे रिपीट होते हैं। और मेंस की बात करें CGL 2000 जो अभी हुआ था, तो कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं था मेंस में जो आप बोलेंगे कि रेलवे से बेहतर आ गया था, तो ऐसा तो नहीं था, कॉमन क्वेश्चन आए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके लिए रेडी रहेंगे आप लोग वो के लिए। 3 साल के लिए एक चीज का ध्यान देना है, अगर 3 साल भी अगर देखा जाए कि अगर 3 साल का अगर डिफरेंस पूछ ले आपसे, 3 साल का डिफरेंस अगर पूछा जाए CISI में 3 साल का डिफरेंस, तो रेट अगर इसमें हमारे पास 1/x का फॉर्म क्रिएट कर लेता है, तो जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो होता है 3x + 1, और प्रिंसिपल होता है x का क्यूब। ये इस तरीके से बनता है। एग्जांपल के लिए समझिए, रेट अगर हमने दे दिया कि 16.66% है, और डिफरेंस 3 साल का CISI का दिया था 95, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया था, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था, आवाज आवाज कम आ रही है क्या? एक सेकंड, माइक तो मैंने दूर रखा था ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। एक बार फिर से बताएंगे सभी लोग? हाँ, आवाज का एक बार फिर से बताएंगे। अभी तो सही है ना, कि शुरू से ही आवाज कम है पूरा? हाँ, माइक को हमने दूर रख लिया था जिसकी वजह से आवाज थोड़ा सा कम थी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर ऐसा आवाज की दिक्कत है तो फिर से एक बार देख लेंगे हम लोग, कि कॉमन तरीके से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि 6% का रेट था, तो 6 का बस हमने स्क्वायर कर दिया था 0.36%, इसकी वैल्यू 78 दिया था, ये इससे 2 सही 1/6 गुना पे, तो 2 का गुना 100 में 200, और 1/6 मतलब 16.66, और ये रिपीट होता हुआ जाएगा इस तरीके से। अब तो हमने 2 ही अंक तक आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास 2 ही अंक तक दशमलव दिया था, इसके आगे भी 6 जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यही नहीं होने वाला, इसका आंसर ये होने वाला है 21,666.666, और ये ऐसे ही जाने वाला है। और हमको पूर्णांक में बोला गया था, तो हमने ये वाला आंसर कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ चीजें मैंने बताई कि अगर हमारा रेट 1/x का फॉर्म क्रिएट कर दे, तो इसी 1/8 का स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है।
सेम इसका मैंने पैटर्न में बता दिया आपको कि अगर हमारे पास रेट इस तरीके से मिले तो इनका स्क्वायर करके आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, और रेट अगर फ्रैक्शन में बनने लायक है तो इस फ्रैक्शन का स्क्वायर कर लेंगे, 1/25 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर या 1/15 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाला प्रिंसिपल। तीसरा मैंने ये बताया कि अगर 3 साल का डिफरेंस की बात होगी तो अगर रेट 1/x क्रिएट होगा तो देन डिफरेंस विल बी 3x + 1 और प्रिंसिपल का होगा x³ होगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था तो अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो 1/6 है, तो डिफरेंस अगर पूछा जाए यहाँ पे तो इसी का 3 गुना, 3 गुना कितना 18 और एक जोड़ लेंगे 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 95 दिया है 5 गुना पे, और प्रिंसिपल क्या होगा इसी का क्यूब, क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना 216, तो ये भी 5 गुना पे। कैसे गुणा करेंगे, पहले 200 का गुणा 5 में कर लीजिए 1000 और 16 का गुणा 5 में कर लीजिए 80, यानी कि 1080 यहाँ पे क्या रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल पहले दे देगा और डिफरेंस बाद में पूछा जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े कॉमन लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको कॉमन तरीके से बस लगाना है, बेसिक कैलकुलेशन है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि सेल के दौरान 70 रुपए अंकित मूल्य एक नोटबुक का है जिसपे 40% की छूट है, और 20 रुपए का अंकित मूल्य है जिसपे 35% की छूट है, तो सेल के कारण उसे कितने बचत की। तो इसको लगाने का तरीका, इसको तो मेंटली भी लगाया जा सकता है कि 70 रुपए का सामान था, 40% का छूट है, तो इसका 40% निकाल लीजिए, इसका 70 निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 चौक 28 रुपए तो यहां मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन तरीका पहले समझिएगा। 20 रुपए अंकित है 35 का, तो 20% 35 का या 35% 20 का, दोनों में से, तो 35 दूना 70 यानी कि 7 रुपए और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 रुपए का टोटल छूट मिला था। आपसे बोला था ना कितने की बचत की थी, तो बचत क्या होगा आपका छूट के बराबर होगा। यानी ओवरऑल हमने किया क्या इसमें, अगर जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे करेंगे 40% ऑफ 70 ये लिखा गया था, और प्लस 40, इतना लिखने की जरूरत है नहीं वैसे तो एग्जाम में, लेकिन तो भी यहाँ समझ लेते हैं, और 35% ऑफ 20। अच्छा ऐसा कर सकते थे। अगर किसी को लगे कि इसमें परसेंटेज का थोड़ा सा मैजिक लगाना है या कुछ और तरीका करना है वो भी कर सकता है। आप चाहे तो इसका डिजिटल सम निकाल के भी मैच कर सकते थे, यूनिट डिजिट निकाल के भी मैच कर सकते थे, और कुछ भी नहीं चाहते तो हमने देखा कि इसको भी 70 क्यों ना बना लिया जाए। अगर इसको मैं 70 बना लूंगा, देखिए 70%, तो ये 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुना किए तो 2 से भाग दिए, इसको 70 को इधर कर लीजिए 70%। ये बस परसेंटेज का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ 70 यहाँ 70, तो हमको सिर्फ 70 देखिए दोनों जगह 70% है, एक जगह 40 है, एक जगह हमारे पास कितना है 10 है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इसका 10% निकाल लें, 40 जो भी जैसे चाहे वैसा। देखिए ये 28 हो जाएगा और ये वाला 7 हो जाएगा। और भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप अपना माइंड में ही सोच सकते हैं सीधा सीधा क्या हो सकता है। इसमें एक चीज का ध्यान देना है आपको कि जरूरी है कि इसका 40% ही निकालें, जरूरत पड़ने पे आप 70% भी निकालेंगे तो भी एक ही चीज आने वाला है, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। तो दोनों में आता है, कहीं कहीं ऐसा कैलकुलेटिव हो जाता है जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर लिए इसको, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, अगर ये आपको निकालना है तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चन है, और हमने देखा ये क्वेश्चन बड़े दूर दूर है। दूर दूर का मतलब कि जैसे एक दिया है 29/42, एक दिया हुआ है 11/60, एक दिया हुआ है 19/36, और एक दिया है 17/33। अब ये इनके बीच में कोई रिलेशन कोई ऐसा बन नहीं रहा है, जैसे इनके डिफरेंस भी जो है ना बड़ा भारी भारी डिफरेंस। हम डिफरेंस वाला भी मेथड एक सीखते हैं कि डिफरेंस अगर छोटे छोटे आते हैं, कुछ कॉमन डिफरेंस आते हैं तो उनका एलसीएम निकाल के भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसके डिफरेंस से इसका रिलेशन ही नहीं है, किसी में कुछ और है तो किसी में कुछ और है, उसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो टाइम एग्जाम में ज्यादा लग जाएगा। लेकिन वो मेथड बहुत यूनिक है, कब, जब हमारे पास एक सीरीज में नंबर होते हैं, आसपास होते हैं, मतलब जब ज्यादा नंबर आसपास। अब इसमें आपसे छोटा या बड़ा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे केस में अप्रोक्सीमेशन का यूज करना सीखना पड़ेगा आपको कि एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं अगर नंबर ज्यादा बड़े बड़े हो, डिफरेंस ज्यादा ज्यादा दिया हो। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब से इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस अपने मर्जी से कर सकते हैं, आसपास तो है नहीं। तो किसी को बोला कि इसको क्यों ना 30 बना ले, तो देखिए 30/42 हमने लिख दिया, ठीक है, अपने मर्जी से हमने एक जोड़ लिया। इसको 10 बना लेते हैं, थोड़ा सा कि कट जाए, बस ऊपर नीचे कट जाए, इसमें कुछ नहीं दिया है
19 दिया तो ऊपर वाले को 20 कर लेते हैं, नीचे में 36, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें ऊपर को छोड़ देते हैं और नीचे वाले को 34 बना लेते हैं। अपने मर्जी से हमने कर लिया कि जो कट जाए आसानी से। तो देखेंगे ये 1/2 आ गया। अब ये 4 से कट जाएगा 5 बार, 4 से 9 बार, ये वाला 1/6 आ गया। और ये वाला देखेंगे तो 6 से 5 बार, 6 से 7 बार। अब देखिए ये वाली वैल्यू सबको पता है परसेंटेज में 16.66, ये 50%। 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11.11, तो ये लगभग 55% के आसपास आ जाएगा। और 7 की वैल्यू होती है लगभग, आप देखेंगे 1/7, 14×5 = 70, लगभग 71% के आसपास आएगा। तो सबसे छोटा इसमें हमको यही वाला दिख रहा है, ये वाला सबसे छोटा होगा। और बड़ा पूछा जाता तो ये वाला होता है, यानी पहला वाला। तो 11/60 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटा आंसर होगा। इस डेटा के हिसाब से कौन सा वाला छोटा हमको लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता तो हम डिफरेंस से भी जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा तो देखिए हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 2/3 हमारे पास है, 5/7 हमारे पास है, 7/8 हमारे पास है, कुछ इस तरीके से दे दिया। ये तो वैसे कॉमन नंबर हो गया, चलिए 3/5 दे दिया। तो हम इनका डिफरेंस अगर बहुत इजी हो तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे इनका डिफरेंस, तो जैसे डिफरेंस अगर हमारे पास छोटे छोटे नंबर मिल गए तो हम देख लेते हैं कि इन सबसे कटने वाला नंबर 2 है, तो ये इससे 2 बार में कट गया, तो 2 में 2 का गुणा कर लेते हैं, ये 4 आ गया। ये इससे 1 बार में कटा तो 1 में 5 का गुणा कर लेंगे, 5 आ जाएगा। ये इससे 2 बार में कटेगा तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ये इससे 1 बार में कटा तो 1 गुणे 3, 3 आ जाएगा। अब इन सब में कौन बड़ा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, वो चीज आप निकाल सकते हैं अगर डिफरेंस छोटे हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो थे ना, एक प्राइम नंबर मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, तो हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लिया। बाकी क्वेश्चन में कई वेरिएशन आते हैं इस फ्रैक्शन के केसेस में, लेकिन 2024 वाले पेपर में कोई पुराना फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या थे, कुछ रैंडम नंबर दिए गए थे। रैंडम नंबर जब मिल गया मतलब कि इसका कोई रिलेशन है नहीं कहीं पे, यानी इनके बीच में बड़ा गैप है। जब बड़ा गैप हो गया तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए। अप्रोक्सीमेशन किसको बोलते हैं कि ऊपर नीचे वाले नंबर में थोड़ा सा चेंज करिए, जो जिससे कट के थोड़ा छोटा नंबर बन जाए, उसके बाद अप्लाई कर लीजिए अपना पुराना तरीका परसेंटेज से, या जो भी करना उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, और यही काम आने वाला है। बाकी और जो मेथड आपको सिखाया गया उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये तो पूछा गया, हो सकता है कि आगे वाला जो भी सेट होने वाला है उसमें और इजी क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए भी रेडी रहना होगा आपको। एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन में एक चीज का ध्यान देना है कि देखिए ये सभी क्या है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में है और इधर वैल्यू बड़ी है और माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा जो सभी ऑप्शन में दिया था। अच्छा, एक चीज और फ्रैक्शन में आपको जानना चाहिए कि जब बेस हमारा सेम होता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इन सभी को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे बेस सेम करने का मतलब देखिए इसमें 14 है तो सबको 14 ही बना लेते हैं। जैसे इसको हमने लिख दिया कि 2/14, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट सोचना है, ठीक है, कि इतना लिखने का समय नहीं रहता आपके पास। हम ऐसा लिख सकते हैं 8/14 -3। अब देखिए जैसे बेस सबका सेम हो गया, हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया जहां जहां 7 था, बस इनको जोड़ देना था। देखिए ये वाला 6, 8 6 14, 5 19, 19/14 -3, 14 3 42 में से 19 चला जाएगा 23, 23/14, लेकिन माइनस में आएगा, तो कौन सा वाला आंसर होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन था, सिर्फ बेस को बैलेंस करना था, इसमें यही वो जानना चाहता कि आप बेस बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। यहाँ कोई लॉजिक नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं था कि इसको जोड़ना हो। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल गई होगी, आप अपने टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल दिखेगा वहां पे, अगर आप चेक करेंगे तो। आगे देखा जाए, नेक्स्ट अगर देखें, अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हुआ है, यदि उनके मूल्य का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3, 5 और 7, तो सबसे महंगी वस्तु हमारे पास कौन सी हो सकती है। तो एक कॉमन सेंस सबसे पहला कि सबसे महंगी वस्तु इसमें 7 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 7। तो 7 हमारे पास सबसे महंगी वस्तु है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन अगर 1 होगा तो आपका काम तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर 1 से ज्यादा होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो सॉल्व कैसे होगा, अगर इनके इसके हिसाब से देखें तो 3, 5 और 7 इनको जोड़ लिया जाए तो 7 5 12 और 3 15, 15 यूनिट की जो वैल्यू है, मतलब इसका औसत की बात कर रहे हैं, इसके बटे में 3 से क्यों भाग दिया, क्योंकि औसत बोला था, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास दिया है 15,915, ठीक है। ये 5 यूनिट 3 से भाग इसलिए क्योंकि 3 बार मतलब औसत था 3 लोगों का, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई
अच्छा, इसके अलावा देखेंगे क्या करना है, हमको निकालना है 7 यूनिट की वैल्यू। कितने की वैल्यू? सबसे बड़ी वाली। 5 की वैल्यू अगर इतनी है तो 7 की वैल्यू इससे बड़ी होगी, 15 से तो बड़ी होगी। तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, क्योंकि देखिए ये तो वही आंसर है, इससे बड़ा चाहिए तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला हो गया। और बाकी 7 से कटने वाला भी चेक करेंगे तो भी ये मिल जाता आपको कॉमन तरीके से। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू है तो इससे तो बड़ा 7 होगा, 7 बड़ा होगा तो एक ही ऑप्शन है इसमें बड़ा, तो और कोई चांस है नहीं। बाकी आप काट के भी निकाल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो है नहीं, 5 से कटने वाला नंबर ही दिया है, पॉइंट में आने वाला नहीं है, तो इजी तरीके से कर सकते थे। अच्छा, इसमें ये तो 7 से कटता ही नहीं है, तो इसको तो आप ऑप्शन में कमेंट करिए ही मत, ठीक है, क्योंकि जब कट ही नहीं रहा तो फिर तो आंसर होने का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो बनेगा ही नहीं बनेगा, इसमें तो कोई चांस नहीं है कि ये आंसर आ जाए आपका। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तैयार रहना होगा आपको एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ। ये आरपीएफएसआई में भी देखने को मिला, एएलपी में भी देखने को मिला, और आगे वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटिव भी है, मैक्सिमम लोगों से एग्जाम में बनने में इसमें प्रॉब्लम आई थी। और इसका जो तरीका मैंने सॉल्व करवाया था आपको यूनिट डिजिट से करवाया था, लेकिन आज हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो हम इसका अप्रोच भी सीखेंगे किस तरीके से लगाना है इसको। बाकी एग्जाम में कैसे लगाना वो तो ठीक है, वो भी बताया जाएगा, लेकिन साथ में लगाना कैसे है वो भी समझना होगा आपको। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये हुआ, और एग्जाम में क्या लगाना है और कैसे इसको लगाया जाता है बेसिक तरीके से। और बेसिक भी एकदम बेसिक में नहीं बताऊंगा आपको कि एकदम बड़ा वाला मेथड नहीं, बेसिक में भी जो सबसे एडवांस अप्रोच हो सकता है जहां सॉल्व करने का, वो तरीका आपको सिखाया जाएंगे जो सबसे बेहतर हो सकता है, क्यों ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि प्रथम 3 महीनों का मानव के प्रति माह का औसत क्या होगा, ये दिया हुआ था। प्रथम 3 महीने का, हमारे पास 12 महीने होते हैं, प्रथम 3 महीने की बात कर दिया यहाँ पे, और चौथा महीना अप्रैल होता, तो चौथे महीने में क्या हुआ कि जो शुरू के 3 महीने थे उससे 75% ज्यादा इनकम था। मतलब 3 महीने का औसत ये दिया है, चौथे महीने का 75% ज्यादा दिया है, तो हमारे शुरू के 3 महीने का औसत पता चल गया और चौथे का पता चल गया। फिर बचा हुआ 8 महीने का औसत नहीं पता है, उसके बाद अप्रैल तक का पता है, वही 8 महीने का निकालना है, और पूरे साल का औसत दिया हुआ है, पूरे साल का। अब मई से लेकर दिसंबर तक यानी कि जो 8 महीने बचे हुए हैं उनका औसत क्या रहा होगा कि ये वैल्यू इतनी आ गई, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब सबसे बड़ा टास्क हो गया यहाँ पे कि जो शुरू के 4 महीने का औसत है ना वो है कितना, क्योंकि 3 महीने का तो दिया है और चौथा महीने का तो हमसे इससे अधिक बताया है। फिर उनको मर्ज करना पड़ेगा आपको। क्यों मर्ज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए 3 महीने का अलग औसत है और अप्रैल का अलग औसत है, इन दोनों का मिला के 4 महीने का जो औसत है वो कितना होगा, वही सबसे बड़ा टास्क है। वो कैलकुलेशन कर लिए, बाकी आप एलिगेशन लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। जेएसएम मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन शुरू के 4 महीनों पे चर्चा, बेसिक अप्रोच से समझते हैं, यानी कि बेसिक क्या एडवांस ही समझते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं शो कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको शो करेगा, एक बार चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट देकर, अच्छा ओके ठीक है, पहले इसको समझिएगा आगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझना है, 2 तरीका समझेंगे हम लोग। पहला कि शुरू में हम बात करते हैं शुरू के 3 महीना और अप्रैल महीना, ये दोनों मिला के 4 महीने हो गए। ध्यान से देखिएगा अनुपात, शुरू के 3 महीने का अनुपात 2 अनुपात से यहाँ गेम बनने वाला है। शुरू के 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल ये 1 महीना है, दोनों मिला के 4 महीने का औसत हमको चाहिए, तभी तो हम 8 महीने वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो शुरू के 3 महीने का जो औसत है वो दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिएगा ये वाली वैल्यू। हम नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर लिखेंगे तो कैलकुलेशन में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में ट्रैप हो जाएंगे। अब ये बोला था कि जो है ना ये 75% अधिक है, 75% को हम क्या लिखते हैं 3/4, मतलब कि इस शुरू के 3 महीने का अगर 4 है तो अप्रैल महीने का इससे 75% अधिक मतलब कि 7 होगा। ये यूनिट में ही लिख दिया मैंने। तो 4 महीने का कितना होगा ये आपको निकालना था, क्योंकि अगर इस नंबर के साथ इसमें जाएंगे तो फिर पॉइंट में कैलकुलेशन होगा, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। कौन लोग? 99% लोग उसी तरीके से करते हैं। तो शुरू के 3 महीने का औसत 4 कहां से आया? क्योंकि 75% को 3/4 बोलते हैं, तो 4 है तो 3 अधिक हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, जेएसएम मेथड आपको पता होगा यहाँ से कि 4 है तो देखिए 4 तो आने ही वाला है, प्लस इससे कितना अधिक है तो आप बोलेंगे 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, 1 लोग है तो 3, और कितने से भाग देना है? सब में दे देना है 4 में। तो ये वाली वैल्यू 4 चौके 16 3 19/4 यूनिट आ गया।
अब इसको देखिए, ऐसा नहीं कि ऐसे जेएसएम से ही लगाना है, आप और भी तरीका सोच सकते हैं। कैसे? ऐसे नॉर्मली 4 तिया 12 और 1 गुणे 7 कितना 7, 12 7 19, तो 19 और बटे में 4 लोग हैं, 4 से भाग दे दीजिए, ये आ गया हमारे पास। अगला टास्क आपके पास है कि इस 4 यूनिट की वैल्यू जो थी ना वो हमको दिया हुआ था कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है, अब ये हर बार आपको नहीं लिखना, एक बार आप समझ गए तो बहुत आसान है। 4696 ये 4 से कटने वाला नंबर है और हमको 19/4 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। और जैसे 19/4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो हम 4 महीने का औसत पे आ जाएंगे। ये एक स्टेप हुआ जो आपको करना है एग्जाम में। तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब कैलकुलेशन में टाइम कैसे बचाना है वो चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 से 19 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इसमें भी वही सेम चीज का गुणा करेंगे 1024। ठीक है, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से 4 बार, 4 से 7 बार, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, ये वाली वैल्यू होगी। साथ में 19 से इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, जो भी आएगा ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये अभी तक हमने सिर्फ 4 महीने का निकाला है। अब हमारे पास अगला टास्क क्या है? अगला टास्क देखिए, दूसरा स्टेप जो होगा इसके अंदर में, 2 स्टेप में क्वेश्चन है ये वाला। स्टेप 2 दूसरा स्टेप है कि 4 महीने और 8 महीने और दोनों मिला कितने हैं 12 महीने। फिर से वही जेएसएम रिपीट कर रहे हैं। ये 3 महीने का था, 1 महीने का था और दोनों मिला के 4 महीने। ये 4 महीने 8 महीने 12 थे। इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए 1:2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास है शुरू के 4 महीने का ये वाला है कि हमारे पास तो ये 4 7 5 6 गुणे में 19। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, इसका x मान लेते हैं और इसका हमको दिया हुआ था 94660। अब हमारे पास काम आ चुका है। अब हम इस 2x की यूनिट की वैल्यू निकालनी है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो वैल्यू है इसका गुणा करके इसमें घटा देना है और 2 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप पूरा गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप चाह सकते हैं कि इसमें क्यों ना जुगाड़ लगाया जाए कि देखिए ये वाला हमारे पास 60 है, देखिए 0 आएगा, 6 गुणे 3 18, लास्ट में 80 आ जाएगा। फिर बोलेंगे 19 यहाँ पे हमारे पास है, 19 और 6 9 54, लास्ट में 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास और 19 25 95 यानी कि 4 4 इसमें घटा लेंगे 76 76 6 मतलब लास्ट में 8 आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट मैंने लगा दिया बस कि लास्ट में इधर 80 है, इधर से 4 घट जाएगा 80 में से, तो 76 या फिर 16 या फिर 26 जो भी आएगा। तो लास्ट में अगर 16 बनेगा तो 16 से 2 से जब भाग देंगे इस वाले 2 से तो ये लास्ट में 8 ही देने वाला है। तो यही वाला आंसर आ जाएगा। बाकी आप पूरा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप इसमें जेएसएम 2 बार अप्लाई होने वाला है, इसको एक बार बस इसलिए मैंने पूरा बताया कि आपको साथ में प्रैक्टिस करके रखना होगा कि कितना आने वाला है इसमें। अब एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इतना ही देखना था कि हमको एक चीज पता था 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, जो भी दिया था डेटा हमको सिर्फ निकालना था 19/4 यूनिट की वैल्यू। ये 19/4 कहाँ से आया? क्योंकि ये 75% दिया था भी आया था, लेकिन अलग अलग डेटा पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 25% ज्यादा देता, 25% मतलब 1/4 ज्यादा देता, तो एक 4 होता तो एक कितना होता 5 होता। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू होती, ये हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट की वैल्यू, 4 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे हम क्या करते 4 तो यहाँ 12 5 17/4 हो जाता। ठीक है, जीएसएम ही लगाना है हर बार, आपको फ्रैक्शन में ही लगा के जाना है। एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे तो आप कैलकुलेशन करते करते परेशान रहेंगे इसमें। हाँ, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है एक बार फिर से बताएंगे? वॉइस में कोई इशू आ रहा है क्या? वॉइस में कोई इशू आ रहा है? मेरे हिसाब से वॉइस का इशू तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ट्राई करेंगे इसको। बाकी और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, उसके बाद हम लोग और सीखेंगे यहाँ पे। चलिए, कुछ क्वेश्चन में समय कम भी लगाएंगे हम। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है और वैसे देखिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ देखिए बेसिक तरीका भी, बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक 57 है, एक 114 है, एक संख्या 9x है, दूसरी संख्या 2x है। ये बोला गया था 9/2 गुना है। तो बड़ी संख्या हमको पता है कि बड़ी संख्या 9 है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन अगर एक ही दिया है तो हमारा आंसर वही आ गया, हम आगे लगाएंगे नहीं। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते, इसको सॉल्व करते, 18 से भाग देते। अब 18 देखिए, 18 18 114, ये 18 3 बार में इसका 361 यानी x की वैल्यू 19 आ जाएगा। 19 रख के सॉल्व कर लेंगे, वो तो अलग चीज हो गया कि सॉल्व करना जब हमारे पास ऑप्शन से नहीं मिले, क्योंकि हम ये लिखेंगे भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि हमको दिया कि बड़ी संख्या, तो इसमें 9 दिख रहा है, तो 9 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो हमारा वही आंसर है, नहीं है तो इधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर तो ये सभी लोग करने वाले हैं, फिर इसमें जो जल्दी करेगा वही होगा। लेकिन अगर आप यहां से अगर जल्दी निकल गए तो आसानी से कर सकते हैं।
पिछले क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या, एक बार बताइएगा, क्या पिछला क्वेश्चन अभी डाउटफुल है तो आप बता सकते हैं। दोबारा देखिएगा, अभी एक क्वेश्चन और इसी पे आने वाला है इसमें, क्योंकि दो दो क्वेश्चन एक बार में पूछा गया था इस पे, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया था डीआई का क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, डे 3 यानी XY के औसत चाल के बीच का अंतर। तो डे 3 जो था, यहाँ पे शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो एक जो था वो 13 घंटे लेता है और ये लेता है 20 घंटे। तो हमको पता है कि डिफरेंस पूछा गया औसत चाल का, तो डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास सीधा सीधा क्या है, 754 कितना है, 34 है, नहीं 54 दिया हुआ है, तो 754 बटे में एक 13 आएगा, एक 754 बटे में 20 आ जाएगा। 754 दोनों में कॉमन है, तो ये 1/13 माइनस 1/20 आ जाएगा। अब इतना देखिए करना नहीं था, आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, और इसमें ये घटेगा, ये इसमें घटेगा, यानी कि 7/260 आ जाएगा। अब यहां से एक चीज समझ में आ गया कि ये तो कटेगा और 7 ये रहेगा इसमें। क्यों 7 रहेगा, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है ना जो कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे में कोई ऐसा नंबर है नहीं कि जो 7 कटे। 7 मतलब आंसर के अंदर होगा। 7 दूना 14 नहीं कटने वाला, 7 दूना 14 18 नहीं कटने वाला है, 7 गुणे 3 21 35 नहीं कटने वाला है, 7 दूना 14 7 9 63 ये वाला कट जाएगा। तो 7 अगर एक ही ऑप्शन से कट रहा है तो आंसर आ गया, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा, जैसे सब लोग देंगे वैसे आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो जितना जल्दी कर सकता है। अगर भाग भी देना तो सिर्फ मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद हम भाग देंगे। 13 से कटने वाला नंबर जरूर होगा, क्योंकि नीचे में 13 है तो 13 से कटने वाला दिया होगा नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वह एक छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या जोड़ने पे 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए इसका जो अगर कोई भी नंबर इसमें जोड़ेंगे मान लीजिए अंत में, तो ये यही नंबर तो बनेगा ना, 91030x। क्योंकि जब भी हम छोटी संख्या क्या हो सकती है, एक डिजिट की, और एक डिजिट का नंबर जो हम देखिए ऑप्शन में एक डिजिट है, तो यहां जुड़ेगा तो लास्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि 0 है। तो अल्टरनेट नंबर जोड़ लीजिए इसको और इसको, तो ये देखिए x प्लस 3 और 1 कितना 4, और इनका जो डिफरेंस होगा ना कौन सा है, 0 0 9, तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो ये x माइनस में 5 बराबर में 0, तो x की वैल्यू 5 रही होगी। ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बाकी आप लोग बताएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी लोग बताइए। हाँ, मेरी अभी थोड़ा सा कोल्ड और फीवर हो गया था, जिसकी वजह से क्लासेस लेट स्टार्ट हुई, और कोई क्लासेस नहीं हो रही थी। अभी सारा क्लासेस बंद था यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। तो आज मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा पहले से। अभी भी वॉइस में दिक्कत है, वीकनेस अभी भी है, इसलिए अभी क्लास तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप लोगों का बैच स्टार्ट करना था। बाकी भी क्लासेस चलेंगी आज। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, इसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि केवल खर्च 33% बढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। भले ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत था एग्जाम में, लेकिन हाँ, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पूछने का तरीका है, ऑप्शन गलत शायद लिख दिया है या लैंग्वेज गलत लिख दिया, जो भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है। मतलब लेकिन क्वेश्चन सही भी है तो ऑप्शन वो है नहीं जो इसमें चाहिए आपको। बट क्वेश्चन का जो टाइप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज में सक्सेसिव का तीसरा वाला टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन बनता है, जिससे कोई भी रिलेशन, मतलब ए बराबर बी इंटू में सी, कि जैसे इसके बारे में चेंज दिया हो, इसके बारे में चेंज दिया हो और इसके बारे में पूछ ले। जैसे ये रिलेशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर रेट इंटू कंजप्शन, यानी खर्च बराबर दर गुणे में खपत। इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के। उन 3 टाइप में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जो सीजीएल के एग्जाम में भी पूछे आते हैं बहुत बार, तो वो वाला टाइप पे क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे एग्जाम में लगाने की मैं बात करूं तो क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड वाला था। कैसे एग्जाम वाला तरीका क्या होगा, अगर मैं उसको बात करूं तो एक सिंपल सा, कि एग्जाम में कैसे डील करना है। 75% बढ़ गया, 175 लिख दीजिए। ये भी बढ़ गया है तो 133 लिख दीजिए। घटता तो घटा के लिखते हैं। ये इससे कितना कम हो गया, ये कंजप्शन का सीधा रेशियो आ जाता है, तो आप बोलेंगे 42 कम हो गया। किस पे 42 ही होगा ना, 13 में से 5 नहीं, अच्छा हाँ पर, तो इसमें घटा लेंगे ना, हाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, तो ये 175 पे कम हुआ, इंटू में 100 कर लीजिए। तो 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 24%। तो 24% क्या हुआ, देखिए ताकि खर्च पे कोई असर ना पड़े, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब अगर 24% आंसर होता तो सही होता, लेकिन क्वेश्चन में 24 दिया नहीं है, तो हो सकता क्वेश्चन ऐसा पूछने की इच्छा रही हो इनकी कि खपत कम हो के कितनी हो जाए,
तो 76% आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन दिया होगा एग्जाम में 76 ही, तो यहाँ लैंग्वेज चेंज करना चाहिए हमको, और उसके हिसाब से तो क्वेश्चन गलत है एग्जाम में जो लोग दिए होंगे, लेकिन हाँ आंसर इसका क्या होगा 24% होगा। या तो इस लैंग्वेज को चेंज कर दे कि खपत कम होगी कितनी हो जाए, देन आंसर भी 76%, क्योंकि 24% कम होगा तो 76% हो जाएगा। ठीक है तो ये चीजें हमारे पास कितनी आ गई 24%। अब इसको लगाने का तरीका क्या होगा, एग्जाम में तो एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है कि हमको बस दिखा 75 है, 175 हमने लिखा, 133 लिखा और हमने घटा दिया और बता दिया कि हाँ ये 24% ही कमी है, थोड़ा और काट भी सकते हैं इसको चाहे, ठीक है काट के भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा करे ऐसे भी हो सकता पॉसिबल। ठीक है तो ये सिंगल लाइन का था। अब ये चलता कहाँ से, ये आया कहाँ से, प्रोसेस क्या है, हमको पूछा गया, देखिए ये दिया था कि 33% बढ़े, रेट बढ़ा था 75% और हमसे ये वाला पूछा गया था, तो इसमें सक्सेसिव भी लग सकता था। सक्सेसिव मतलब 33% बराबर 75 प्लस एक्स प्लस 75 गुणे में एक्स बटे में 100, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो भी 24% माइनस में आता, तो ये भी लगाया जा सकता था, एक मेथड ये भी हो सकता था। ठीक है इससे भी लगा सकते थे। इसका एक और मेथड हो सकता था कि एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू में कंजप्शन होता है, तो हमको चाहिए क्या कंजप्शन। ठीक है तो हमको ये वाली वैल्यू दिया है, ये वाली वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया था, तो कंजप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर बटे में रेट, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा था, आप बोलेंगे 100 से ये 33 बढ़ गया था 133 हो गया, इसमें भाग दे देना है, रेट बढ़ा था 100 से कितना, ये हमारे पास 75 बढ़ गया था, तो ये वाली वैल्यू आ गई तो 175 हो गया। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो 175 रेशियो में 133, फिर से ये 24% आया था। ठीक है और इसको और छोटा रेशियो बना के भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से कर लीजिए एग्जाम में, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम का जो मेथड होगा इसमें सबसे बेहतर कि अगर एक्सपेंडिचर दिया हो और कोई एक डेटा साथ में दिया तो जो पहले बढ़ा है उसको बढ़ा दीजिए पहले 175, दूसरा जो बढ़ा है उसको लिख दीजिए, अनुपात आ जाएगा कंजप्शन का, ये हमेशा बनेगा। ठीक है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे चला जाए, बाकी इस क्वेश्चन तो गलत था इसमें। नेक्स्ट कि लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में ढाला गया, बेलन का दिया आपको व्यास, ऊंचाई, बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन का फार्मूला 3D आपको पूरा पढ़ाया गया था, एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले 11 के मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं हम लोग, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लगाना होगा, क्योंकि लगाना कैलकुलेशन के लिए भी रेडी रहना है, लेकिन अगर कट गया 11 से तो ईजी है। तो 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 मतलब हम सीधा सीधा जोड़ दे रहे हैं, 73 26 जोड़ेंगे 99 कट जाएगा, 64 35 जोड़ देंगे ये भी 99, तो ये भी 99, तो ये भी 99 है, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 91 और 8 है 99, ये भी कट रहा है, 68 और 6 नहीं कट रहा, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तो 3 आंसर तो होगा नहीं एग्जाम में। फिर क्या करेंगे, फिर आपको वही अप्रोच लगाना जो सब लोग लगाने वाले हैं कि बेलन का आयतन आपके पास पता होना चाहिए कैसे निकलता है, ये 22/7, आर की वैल्यू दिया है 9/2, व्यास दिया था ध्यान रखिएगा, और एच की वैल्यू 42 दिया था, 7 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से ये 3 बार, तो 11 9 गुणे 9 81 गुणे 3 243। अब देखिए 11 का गुणा करना भी एक टेक्निक है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आपको भाग नहीं देना है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो वैदिक मैथ्स का थोड़ा सा यूज करेंगे और क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। जैसे इधर 0 लिख दिया, इधर 0, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 3, इनको जोड़ेंगे 7, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे 2, 2673 कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोग इस बैच के अंदर में है तो जो भी नए क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए वो सारे के सारे चीजें आप पूछ सकते हैं, जो भी आप जिस तरीके से क्वेश्चन चाहते हैं पूछना, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ भी है तो आप पूछिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती का मतलब पहला अनुपात दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा मान लीजिए x है, तो जो बीच वाला नंबर होता है ना उसी को 2 बार लिखते हैं, 38 कहीं पे भी रहेगा, ये हर जगह काम करता है, और भाग दे दिए इस वाले से क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो 19 से 2 बार में, 19 से 4 बार में, 2 से ये 2 बार में और 2 से कट जाएगा, ये 19 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। वैसे तो ये तृतीय अनुपाती का फार्मूला भी होता है b² में, तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते थे कि दूसरा जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करके इससे भाग दे देते। ठीक है इस तरीके से भी किया जा सकता है। रोहित आप लोग आंसर कमेंट में हमेशा गलत क्यों आते हैं, सही आंसर किया करिए। ठीक है
हाँ, गलत नहीं कमेंट करना है, ट्राई करिए कि सही से सही करने का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D मेंसुरेशन में आपके से कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, अगर आप यूथ वाले बैच में होंगे तो, कि जब शंकु काटा जाता है तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, क्योंकि अभी फिर से क्वेश्चन मिल सकता है और पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन काटने वाला क्वेश्चन। तो काटने वाले क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज जानिए कि कभी भी शंकु को अगर हम उसके आधार के समानांतर काटते हैं, आधार के साथ मतलब एक यहाँ से 2 बार काट सकते हैं, 3 बार काट सकते हैं, 4 बार काट सकते हैं, तो ये शंकु में क्या होता है कि हाइट होता है पहले से, ये वाली हाइट होती है, और ये हाइट हो अगर ये बराबर बराबर ऊंचाई है, अगर हाइट का मैक्सिमम टाइम बराबर ही काटा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, 1 है और 1 है, सेम ऊंचाई है। तो अब इनकी ऊंचाई की बात करें तो शंकु तो देखिए ये है, इसकी ऊंचाई 1 दिख रही है आपको, लेकिन जो ये यहां से लेके यहां तक का शंकु है ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 2 हो गई, इसकी ऊंचाई 2 हो गई। और सेम जो बड़ा वाला शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 3 हो गई। तो इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है, ऊंचाई का हाइट का अनुपात, वो 1:2:3 है, और यही अनुपात इनके रेडियस का भी होगा। रेडियस का अनुपात कैसे निकलेगा, वही 1:2:3 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात हमको सेम मिलने वाला, और यही अनुपात इनके स्लैंट हाइट का भी होगा, ठीक है। अच्छा, यही अनुपात अगर इनके आयतन का पूछा जाए, आयतन का, तो इसी का क्यूब कर लेते हैं, जो भी पता हो, हाइट पता हो, रेडियस पता, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होगा। यही इनके सरफेस एरिया का अनुपात पूछा जाए तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया हो गया। तो ये शंकु की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, शंकु की। लेकिन इसमें एक चीज और समझना है कि शंकु के साथ साथ इसमें कुछ और भी चीजें बनती हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं छिन्नक, ये वाला पार्ट भी क्या है, छिन्नक है, ऊपर वाला तो शंकु है। ये 2 बाल्टी है, ठीक है, जिसको हम फ्रस्टम भी बोलते हैं। तो इनका अनुपात कैसे निकलेगा आयतन का, तो पार्ट का अनुपात अगर निकालना हो, पार्ट का मतलब इनके पार्ट का, जैसे इसका देखिए आयतन कितना है 1, इस वाले का तो 1 लिख दिया। अब इस वाले पार्ट का अनुपात कितना होगा, देखिए ये दोनों मिला के कितना है 8 है, ऊपर वाला 1 है, घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे पूरा बड़ा वाला जो कितना है वो है 27, और ये दोनों मिला के 8 है, तो इसमें घटा देंगे तो 19। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा आंसर ये मिल सकता है आपको, एग्जाम में पूछा है, देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि सीधा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, अभी जो एग्जाम होने वाले हैं कोई भी एग्जाम, तो वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था, उसी के कुछ बेसिक से रूल्स थे हमारे पास। देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या क्या था, अब एक बार देखिए बना के देखिए। पहले तो शंकु कितने हिस्सों में काटा गया, व्यास 24 दिया है, मतलब इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक वो 12 दिया हुआ था। अच्छा, इनकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, 2 कट में 3 भागों में काटा गया है, मतलब ये वाला और ये वाला। 3 भाग का मतलब देखिए ये वाला 7 होगा, ये वाला भी 7 होगा, और 21 था, तो देखिए तीनों बराबर बराबर है, ये 12 है, ठीक है। तो अनुपात इसका भी कितना आ गया, 1:2:3। यही अनुपात इनके रेडियस का होगा, यही अनुपात इनके सब कुछ का होगा। अच्छा, ये 1 2 3 का रेशियो कैसा है, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा, 1 1 1 है, तो 1 ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा, और ये वाला कितना होगा 3 होगा। अब वही सेम इनके रेडियस का अनुपात है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 दिया है बड़े वाले का 4 गुना पे, तो सबसे छोटे वाले का रेडियस भी कितना होगा 4 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, अगर इसका रेडियस पूछा जाए तो। अगर ये निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। हम स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्लैंट हाइट, तो देखिए 7 का स्क्वायर हमारे पास, सॉरी प्लस हो जाएगा ना ये, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास रूट में 65 आ जाएगा। अब रूट में 65 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो हमारे पास कर्व वाला एरिया हो गया, यानी कि पाई आर एल। अब एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट में 65, यानी कि जो भी आंसर हमारा आने वाला है रूट 65 के मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है, क्योंकि रूट 15 या रूट 30 या रूट 10 तो आने वाला ही नहीं है। बाकी अगर हम निकालने भी इसका तो हम निकाल भी सकते हैं पाई आर एल वाले फार्मूले से, कि इसकी वैल्यू हम 3.14 रखे, आर की वैल्यू यहाँ से अपने 4 रखा, एल की वैल्यू रूट 65 रखा, और इनको गुणा भी कर दिया, 3 चौके 12, 14 चौके 56, तो 12.56 रूट में 65। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमको जब दिख गया कि ये 65 के मल्टीप्लीकेशन में है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। इजी तरीके से हम कर सकते थे इसको, और ये कॉमन सेंस से बेस्ड क्वेश्चन था, अगर जिनको डायरेक्ट दिखता तो वो आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर क्या होगा। 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या जो रही हो और 2 वर्ष पहले जो रही हो,
ठीक है, यानी कि 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, मतलब बीच में अंतर कितने का आएगा, 1 साल का आएगा। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले के जनसंख्या के बीच का अंतर कितना, 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, और ये आपसे पूछा गया। तो इसको लगाने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए लगाने का तरीका बताएं या डायरेक्ट लगाने। हम अगर देखें तो मान लीजिए जनसंख्या 3 वर्ष पहले जो भी रहा होगा, तो उससे 2 वर्ष पूर्व का मतलब 2 साल और आगे जाना हमको, यानी कि यहां से अगर देखा जाए 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और इसका जो सीआई होता है 2 साल का, हम सीआई मान लेते हैं कि ये सीआई है, तो 4 दूना 8 1 9, 9 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। तो 9 से कटने वाला नंबर देखिए, ना तो ये है, ये वाला है, 4 8 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास 9 से कटने वाला, लेकिन और भी नंबर से कट सकता है, ऐसा नहीं कि 9 ही से कटना है। तो चेक करते हैं, एक बार लगाते हैं इसका बेसिक अप्रोच कैसे लगाया जाए। हम 25% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे 1/4। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब कि 4 से पहले 5 हुआ होगा, 4 से पहले 5 हुआ होगा, बढ़ रहा होगा 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले अगर ये 64 रहा होगा, तो ये 125 रहा होगा। ठीक है, अच्छा सेम यही चीज अगर 2 साल के लिए करें, तो 2 साल के लिए 4 से 5, 4 से 5 रहा होगा, तो ये 16 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। अच्छा, दोनों केस में वर्तमान जनसंख्या बराबर है। वर्तमान जनसंख्या बराबर का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें 5 से गुणा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जगह 125 बना लेते हैं। ये 5 से गुणा, इसमें भी 5 से गुणा, मतलब ये 80 रहा होगा। तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हो गई, और ये 3 वर्ष पहले की होगी। इन्हीं का अंतर आपसे पूछा गया, ये कितना है, 16 है। तो 16 से कटने वाला नंबर भी निकाल सकते थे, और नहीं निकालना तो ऐसे कर लीजिए, 125 बराबर क्वेश्चन में दिया था 180000, तो हमको 16 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते थे कैलकुलेशन, लेकिन 16 से कटने वाला नंबर मतलब हम 8 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं। तो 8 से कैसे नंबर कटता है, जब लास्ट का दो, अगर ये सम संख्या है तो 2 डिजिट कटना चाहिए, कट गया। ये सम संख्या, ये कट रहा, 90 नहीं कटता, 8 से 90 नहीं कटता, 90 नहीं कटता। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल दिया, 86 नहीं कटता अगर विषम है तो ये वाला आंसर होगा। बाकी इसको भाग देके भी निकाल सकते हैं, कितना गुना पे होगा, 125 है तो 25 से कटने वाला हमारे पास 1440 गुना पे। ठीक है, गुणा भी करके निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, वॉइस में कोई समस्या आ रही है? मेरे हिसाब से तो वॉइस यहाँ से ओके है। वॉइस तो एक बार चेक करते हैं, और ऊपर कर लिया जाए। मेरे हिसाब से तो एवरीथिंग इज ओके। बाकी आप लोग बताइए, वॉइस तो यहाँ से हमको सुनाई नहीं देता कि कैसा जा रहा है अभी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। जो लोग अभी शुरू से देख रहे होंगे उनके लिए वॉइस का इशू होगा। ठीक है, जो लोग बाद में आए होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वॉइस नहीं आएगा। नेक्स्ट, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, और आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी ज्ञात करें। दूरी जो होती है हमारी डिस्टेंस, वो क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। टाइम की वैल्यू 8 घंटा दे दिया है, 8 घंटा। बाकी यहाँ जो स्पीड है ना, वो 2 स्पीड है, तो औसत चाल निकालनी होगी। स्पीड का मतलब औसत स्पीड, तो ये कितना होता है, 2 इंटू में 90 गुणे में 30 गुणे में 9 3 12 120। ये तो हम करते हैं, लेकिन ये तो पूरा प्रोसेस हो गया करने का। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस तो करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर दिख रहा है कि 8 से गुणा किया गया और नीचे में 8 कट भी सकता है क्या, तो 2 से 60 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, नहीं 8 नहीं कटेगा, तो 8 अंदर रहने वाला है। तो 8 से कटने वाला नंबर निकाल लेते हैं। और 8 से कटने का तरीका अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर विषम संख्या होता है तो इसमें 4 घटा के करते हैं। 4 घटा लेंगे तो 55 कटेगा 8 से, नहीं। विषम संख्या है तो ये 56 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। विषम संख्या है 50 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, नहीं कटता है, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी सॉल्व करना चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45, तो 45 45 45 45 गुणे 8 360, ऐसे भी लगा सकते थे। बाकी डायरेक्ट भी एग्जाम में काट के देख सकते थे। ठीक है, हाँ डायरेक्ट भी एग्जाम में देख सकते थे कौन सा वाला, अगर एक ही ऑप्शन है तो। 147 का स्क्वायर, ये 150 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09 से शुरू होगा, कौन सा वाला, ये वाला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे रेडियस दिया है, वॉल्यूम निकालना, या तो फार्मूला का यूज करिए या तो इसको काट दीजिए। तो ये हमको किससे काटना होगा, 11 से पहले चेक करना होगा, 11 से कटने वाला नंबर। तो जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 13 16 आ गया इधर, और 8 7 15 1 16, पहला ही नंबर कट गया। ठीक है, 9 4 13, 13 4 हमारे पास 17, और 8 2 10 नहीं कटने वाला है, तो बस जोड़ लीजिए, 9 13 4 17 और 8 1 9 नहीं कटने वाला है,
9 4 13, सब में सेम ही है, 13 4 17 और ये 8 5 13 14, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो फिर हमको नहीं करना। बाकी जिनको सॉल्व करना चाहे वो हम कर सकते हैं। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट सब्सक्राइब स्क्वायर विद रेडियस। हाँ ठीक है, वही चीज़ ही कि आप पहले इसको बनाइए, उसके अंदर में फिर बनाइए, मतलब कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे बेहतर है कि आप सीधा सीधा आंसर निकाल लीजिए किस वाले से कटने वाला है। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का योग दिया है 160, उनका औसत दिया है, तो 40 से कट गया, यानी कि 4 लोग रहे होंगे और n की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या गया है, 7n प्लस 15, तो 7 गुणे 4 28 और प्लस में 15, ये कितना आ जाएगा 43। ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य दिया हुआ है और 12% और 30% के दो क्रमिक छूट पर खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर भी क्रय मूल्य पे 25% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है आपका 20 से 30 सेकंड भी खा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 20 से 30 सेकंड में लगाना चाहते हैं या 2-3 सेकंड में लगाना चाहते हैं, वो चीज़ हमको समझना होगा। एग्जाम वाला मेथड बहुत छोटा सा देखिएगा। एग्जाम में लगाने का तरीका जो होगा हमारा, कि हमको एक चीज पता होना चाहिए, सीपी और एमपी का कॉम्बिनेशन। सीपी और एमपी का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 100 माइनस डी सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस क्या होता है, एमपी होता है। लास्ट में क्या दिया है कि जो खुदरा विक्रेता है वो 50% की छूट देता है, मतलब ये वाला आपको आइडिया होना चाहिए, सीपी और एमपी का अनुपात, ये 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट। तो 50% का छूट मतलब 50 100 में से घटेगा तो ये 50, और ये कितना था इसमें प्रॉफिट 25 का हो रहा था 125, तो 25 से 2 बार, 25 से 5 बार, यानी कि जो एमपी आने वाला है वो 5 के मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। और 5 से भाग देना सबसे आसान है। 5 से कटने वाला नंबर 6 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ये हो जाएगा। यानी एग्जाम के लिए तो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था ये, कि 2-3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को लगाते और सीधा सीधा आंसर बता सकते थे। अब बात करते हैं हम लोग कि पूरा सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जो भी समान था उसमें पहले कितने की छूट दी गई है, 12% का, बेसिक अप्रोच समझिए। तो 12% की छूट कितनी होती है, 3/25, और 30% का छूट कितना होता है, 3/10। तो हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितने में खरीदा होगा। तो 25 से 3 की छूट हो गई 22, 10 से 3 हो गई 7, यानी कि 250 रुपए का जो सामान था वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 15। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 41,000। तो 10 से 10, 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार में, 4 गुणे में 41, तो इसमें भी हमको करना है 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 154 गुणे में 164 आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब इस पे लगा दीजिए कि सीपी और एमपी का अनुपात बता दीजिए, कि ये वाला 50 का छूट है, 25 का, वही वाला प्रोसेस। 50 का छूट मतलब ये वाला कितना आ जाएगा 50 और ये 125, यानी कि 2 और 5 का अनुपात। 2 यूनिट की वैल्यू 154 गुणे में, देखिए पूरा गुणा नहीं कर रहा अभी हम लोग, 164 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 63140 आ जाएगा। अब ये भी कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन हो गया पूरा। अब इतना कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप देखिए एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है, 2 पार्ट का क्वेश्चन है, तो हम सीधा यूनिट डिजिट निकाले और वहां से आंसर बता दिया। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन था बना हुआ, क्योंकि दिया था ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने खुद नहीं बनाए थे, अगर नहीं दिया होता तो हम भी इसी तरीके से लगाते, या 100 मान के भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इसी तरीके से लगाना। अब ऐसे भी मान सकते हैं कि 100 था पहले, तो 30% छूट देगा, 70 का 12% निकाले, घटा लेंगे, उसकी वैल्यू वहां से निकल जाएगी 41,000 का। या ऐसे भी सोच सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका, ऐसे भी सोच सकते थे कि 41,000 रुपए था, इसका 70%, इसका 88%, और फिर इसके बाद इसमें बढ़ाया गया घटाया गया, उसकी वैल्यू फिर से निकाल लेते कि जो वैल्यू हमारे पास है इसका 5/2 हिस्सा। तो ये सीधा आंसर भी आ सकता था। ठीक है, इसका सीधा आंसर भी बता सकते थे कि हमारे पास मिल जाता, लेकिन ये चीज तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं जब आपका पहले से कॉन्सेप्ट बेहतर हो, तभी आप सोच पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। इजी क्वेश्चन है। तो सभी लोग करते होंगे, 16 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात, जो एसपी के साथ होता है वो सीपी पे आ जाता है, और जो सीपी के साथ होता है वो एसपी पे आता है, तो हानि होगा।
4 से 4 बार, 4 से 3 बार, कितने की हानि है? तो आप बोलेंगे 1/4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 25%। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी वाला है। पहले देखिए इस 5 को 5 से काट लीजिए, ये 5 से ये 3 बार हो जाएगा, 3 और ये मिलके 33 हो जाएंगे, गुणा में इसको इससे भाग दे दीजिए, ये 4 बार में आ जाएगा, तो ये 132 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। तो 71 सेकंड में पार करने में इसे 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अब जो है हमारे पास वो क्या होगा? रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को भी पार किया, मतलब इनको जोड़ देना है। तो 6 6 12, देखिए जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 5 और 3 8 1 9, और 6 एक हमारे पास 7, 1792 मीटर। ये इससे कितने बार में कटा होगा? आप खुद सोचेगा कि इधर शुरू में 1 है, इधर 6 है, तो लास्ट में 6 तो आया ही होगा। इसके पहले भी एक नंबर होगा, लेकिन 6 का गुणा तो हुआ होगा, यानी यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें भी 6 का गुणा हुआ होगा लास्ट में। तो 6 का गुणा यहाँ किस नंबर से रखने पे आ सकता है कि 2 आ जाए? तो लास्ट में 2 रहता, 2 गुणे 6 तभी 12 आ सकता है, और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मतलब 112। बाकी आप पूरा भी भाग दे सकते हैं, 16 गुना पे है, तो 16 गुना पे तो 112 वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 112। ठीक है, कितने बार में कटता है? कॉमन है, ऐसे भी सोच सकते थे बिना कैलकुलेशन किए भी। ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर दोनों पे रहेगा तो सीधा ही जुड़ जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, 77 बटे में 99 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ न कुछ डेटा यहाँ पे गड़बड़ है, या हो सकता है किसी एक पे ही दशमलव हो, ये वाला ना हो, ऐसा हो सकता था कि 54/99, और प्लस यहाँ 23 माइनस में 2, अगर एक पे रहा होगा तो 9 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता था। तो यहाँ से करेंगे तो ये नीचे में 990 आ जाएगा, तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से देख लेंगे, वैसे इजी है, कर सकते हैं आप लोग खुद से। फिर से देखिए वही वाला क्वेश्चन जो हमने शुरू में बताया था कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है कि हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू अभी बताया था मैंने, कितना दिया है? 22 22 72। तो एक यूनिट हमको निकालना, कितने यूनिट की वैल्यू? 19/4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 से काट लेंगे, 4 5 20, ये 2 कट गया, 4 5 20, और यहाँ 2 बच गया, 4 6 24, और 4 8 32। तो इसमें भी गुणा कर लीजिए 55 68 का, तो 4 से काट जाएंगे, तो 4 1 4, 4 3 12, और 3 बचा 9 बार में, और ऐसे कैसे हो सकता है? अप्रोक्स चलिए मान लीजिए ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर 19 से गुणा भी करना है यहाँ पे। तो 19/4 था, और ये वाली वैल्यू हमारे, अच्छा नहीं यहाँ गड़बड़ लिख दिया ना हमने, यहाँ 8 होगा ये। तो 4 से एक बार कट गया, 4 से 3 बार हो जाएगा, 4 से 9 बार, 4 से 2 बार। तो अब ये 19, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 19 गुणे में 1392 आ गई। अब चाहे तो पूरा गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप बस यही करना है 1:2 बराबर में 3। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वही है, पूरा गुणा भी लिख सकते हैं। देखिए 19 दूना 38, 19 गुणे 9 171, 3 74, यानी लास्ट का हमने 2 डिजिट लिखा है, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, और इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना दिया है हमारे पास? 60 दिया है। तो 6 गुणे 3 यानी कि 18, प्लस 2x, और प्लस में 48। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हम इसमें घटा सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो x की जो वैल्यू आने वाली लास्ट में 6 रिपीट करने वाला है, और 6 रिपीट करेगा तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते थे, ये वाला पूरा डेटा यहाँ लिख सकते थे, हमने सिर्फ 2 डिजिट लिखा था कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, और इस तरीके से कर सकते हैं। ये 4 और 19/4 कहाँ से है, इसको एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको कि देखिए शुरू के जो 3 महीने का औसत और शुरू के 1 महीने का, यानी कि ये है जनवरी, फरवरी और मार्च का, ये है अप्रैल का, दोनों मिला के 4 महीने। इसका औसत क्वेश्चन में दिया था कि 4 यूनिट है, अगर 4x है तो इसकी वैल्यू 7x हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी? ये 4x है, ये 7x है, तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखिए 4 3 12 और 7 19, 19x/4, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, इसका हमने निकाल दिया। ये है 4 महीने का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि 4 महीने और 8 महीने का कॉम्बिनेशन, 2 12 है, तो इसको हम 1:2:3 रखते हैं। अब ये जो वैल्यू 4 महीने वाला है ना, अब यहाँ पे आ, अब चाहे तो यहां से भी रेशियो क्रिएट किया जा सकता था,
कि अगर ये 4 है तो 12 की वैल्यू हम सीधा भी बता सकते थे, सॉरी 8 की वैल्यू हम सीधा भी बता के उससे निकाल सकते हैं कि क्या आने वाला है लेकिन बैलेंस करने के बाद। तो इसकी वैल्यू दिया था हमारे पास और उसकी वैल्यू दिया था हमको, 8 वाले की वैल्यू बतानी, ठीक है। हाँ, अनुपात के हिसाब से हम जा सकते थे। अनुपात के हिसाब से मतलब इस तरीके से जा सकते थे कि अगर 4 की वैल्यू दिया हमारे पास 19x/4 है, तो 2 की वैल्यू हमको पता हो जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू दिया है तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम इसका आधा कर लेंगे, तो ये 19x बटे में हमारे पास 8x हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 3, और 12 की वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो 2 गुना कर लेंगे। अच्छा 2 गुना होगा ना, ये तो 38 हो जाएगा। लेकिन फिर ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों बनाए, ठीक है, हमारे लिए जो बेसिक था वो ज़्यादा बेहतर था, उसी तरीके से कर सकते हैं। पूरा रेशियो भी क्रिएट कर सकते हैं हम और भी इसमें ईजी बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। राहुल 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में अलग अलग समय करता है। तो ये देखिए ये नॉर्मल स्पीड का अनुपात होता है। अगर धारा की चाल और इसकी दोनों का है तो एक बार 734 बटे में 12 आ जाएगा जब प्लस वाला होगा, और जब माइनस वाला होगा तो 734 बटे में हमारे पास 30 आ जाएगा। हमको इसकी वैल्यू चाहिए था तो हम कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2y आएगा जोड़ने पे, तो इसमें 734 कॉमन है तो हम ये बोल सकते हैं 1/12 माइनस में 1/30। तो यहाँ से देखिए 734, ये 18, नीचे में 12, ये तो कट जाएंगे सारे, हमको दिख रहा है। 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से 4 बार, 20 20 यानी 2 से काट लेंगे तो 36.7 आ जाएगा। 2 से और भाग दे देंगे 18.35 आ जाएगा। मतलब ठीक है, इजी है, कर सकते थे, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। केतन ने 171 कुर्सियां बेची लेकिन 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। अब डायरेक्ट जिनको कॉन्सेप्ट है पहले से फार्मूला का, वो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बेची कितनी है, 171, सीपी कितने का रहा होगा, इसको घटा लीजिए इसके अंदर से, तो घटाइए। देखिए 95 को 171 में घटा लेंगे, यानी यहाँ से 5 और यहाँ से 71, यानी कितना हो जाएगा, नहीं 5 और 71 76, हाँ ठीक है। अब काट लीजिए 19 चौक 76, 19 से 9 बार कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे 5/4, कितना होता है ये, 125%, ठीक है 125%। अगर जिनको ये नहीं पता है डायरेक्ट तो ऐसे करेंगे कि क्या हुआ था क्वेश्चन में, लाभ होता है। लाभ जब तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से। तो लाभ कितने का हुआ था, बोलेंगे 95। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी लिखेंगे, कितने सामान बेचे गए थे, 171, और कितने खरीदे गए होंगे, 171। तो एसपी को एक तरफ, सीपी को एक तरफ, यानी 171 सीपी बराबर 76 एसपी हो जाएगा। अब यहाँ से सीपी एसपी आपको पता है कि जो एसपीपी के साथ है वो एसपी में आ जाएगा, जो एसपी के साथ है वो सीपी में आ जाएगा। तो अनुपात 4 और 5 का 9 का बन जाएगा। तो 5/4 कितना होता है, 125%। ऐसे भी कर सकते हैं जिनको नहीं पता। बाकी जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो चुका है वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पे एक ही दिशा में अलग अलग चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया, 16 सेकंड दिया। डिस्टेंस कितना दिया, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, मतलब 2 बार मान लेते हैं कि 2D रहा होगा। चाल दोनों एक ही दिशा में चलनी है, घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 का। इसको बदल देंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में। देखिए ये इससे कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 4, 4 से ये 4 बार में, 4 गुणे में 5, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ये वाला इजी क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब नया क्वेश्चन नहीं, पहले भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में दिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसको भी समझते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y³ - 1 के, ठीक है। ये चीज हमारे पास दिया है, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट मानते हैं, तो ये वाली वैल्यू आती है। अब क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया होगा कि इज इक्वल टू 6 व्हेन y इक्वल टू 3, किसकी वैल्यू बोला, y बराबर 3 होने पे 6 के बराबर होता है। ओके, जब y बराबर 3 तो मतलब ये 6 हो जाएगा। अगर y बराबर 3 होगा, 3 होगा मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस में 1, यानी जो k का मान है यहाँ से 27 में 1 चला गया 26, 6 गुणे 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, 156 आ गया k का मान। फिर बोला कि अगर अगर आप इसी चीज को
अगर आप इसी चीज में बोला कि y का मान 8 ले लें तो x का मान हमारे पास कितना आएगा वही पूछा गया है। तो k का मान 156 है, y का मान 8 ले लेंगे तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512 में से एक चला गया 511। अब यही आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। हमको बस एक जगह से k का मान निकालते हैं, दूसरे जगह वाले में पुट कर लेते हैं, बस यही पूछा था। इजी क्वेश्चन में आते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे 2 बार में, तो ये 27 आ जाएगा और 27 गुणे में 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा, गलत जोड़ दिए क्या? तो 6 से 2 बार और यहाँ तो ये 2 कट जाएगा, तो ये 27 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में ये 7 आएगा। हाँ तो 7 आएगा तो ये वाला हो जाएगा। किसी संख्या को 50% बढ़ाने पे इतना हो जाता है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 50% बढ़ाने पे मतलब कि हमने संख्या को 50% इंक्रीज किया, जो भी रहा होगा उसका आधा बढ़ा दिया, तो बढ़ने के बाद ये 3700 है, मतलब आंसर इससे छोटा रहा होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब बढ़ने के बाद वो 3700 के आसपास है तो इससे कम आंसर आएगा। कम ये भी है, ये भी है। अब अगर इसका 50% बढ़ाएंगे तो इसका 50% 600 ही होगा, 1800 ही पहुंच पाएगा ये, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। बाकी आप रेशियो से लगाना चाहें तो 50% की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 2 से ही बढ़ेगा तो कितना होगा 3। 3 बराबर दिया है 37 20, तो 2 बराबर आ जाएगा 24 80। इजी कैलकुलेशन पे है, 3 से कटने वाला नंबर है। 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि। अगर सभी संख्या में 6 की वृद्धि कर देंगे तो औसत भी 6 से बढ़ जाता है, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 3 9 यानी कि 59 हो जाएगा। अगर सभी संख्या में घटाया जाता है तो घट भी जाता है, सभी संख्या में मल्टीप्लाई किया गया तो औसत भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी जो चेंजेस सभी संख्या में होगा वो औसत में भी उतना ही चेंज आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपको औसत के कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन लगभग हर सेट में दिया गया था, स्पेशली एसआई वाले सेट में एक रिलेशन बना के दिया है क्वेश्चन में। देखिए x के बराबर z बराबर y का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि देखिए z के जगह में z का मान ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये y के जगह में y, x के जगह में x का जब मान देखिए ये दिया हुआ था तो हमने ये रख लिया कि 40 के पावर में 0.11 और इसके पावर में z है। अच्छा y का मान कितना है हमारे पास, तो ये वाला दिया है, तो y का मान है 40 के पावर में 0.1 और इसके पावर में 2 है। तो देखिए देखिए दोनों में 40 40 से इससे कोई मतलब है नहीं, इसका इसमें गुणा होगा तो 0.11 z और इसका इसमें गुणा होगा तो 0.2 हो जाएगा। बस यहाँ से z का मान निकाल लेना था कि 0.2 बटे में 0.11 है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप ऊपर में 200 बना लीजिए, नीचे में 11 बना लीजिए, बाकी आप भाग दे के देख लीजिएगा। अच्छा इसमें एक बार देख लेंगे। अच्छा ये z था ना, 0.11 z था, और यहाँ पे 0.01 था, 0.1 2 से गुणा हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अप्रोक्स जो हमारे पास दिख रहा है इसमें आंसर 1.1 के हिसाब से, कहीं गलत तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि नंबर तो ये तो ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे। x की वैल्यू हमारे पास 0.11 और इसके पावर में z था, ठीक है, तो 0.11 z कहाँ आ गया, ये वाली वैल्यू, ठीक है। दूसरा 40 था और पॉइंट में हमारे पास 1 था, तो अगर इसको हमने 1/10 1/5 0.2 ही आने वाला है, 0.11 आने वाला है। तो अप्रोक्स भी देखें, अगर हम भाग देखें दोष के हिसाब से, तो हमारे पास जो दिख रहा है इसमें, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से एक बार तो जाना ही जाना है, तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा 990। तो 11 से अगर 0.1 हटा भी देते हैं यहाँ से, तो अप्रोक्स जो हमारे पास जाने वाला है वो कितना जाएगा, हाँ 1 0 नहीं होगा, 1 ही 0 रहेगा। तो 11 8 8 8 मतलब ये वाला आ जाएगा। हाँ सही तो था, हमने 1 0 बस ज़्यादा लिख दिया था, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो ये चीज़ आपको शुरू बता दिया गया, एलसीएम एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम दिया है 114, एचसीएफ दिया 19, एक संख्या 57 दिया है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो आप काट के निकाल लीजिए या फिर यूनिट डिजिट लिख दीजिए कि 9 गुणे 4 36, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वहां भी 6 आना चाहिए। तो 7 5 35 नहीं हो सकता, 7 8 56 हो सकता है, 7 0 नहीं हो सकता, 7 6 42 नहीं हो सकता, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इजी तरीके से बन सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो बड़ा निकालने के लिए इसमें अप्रोक्स का जरूरत पड़ेगा आपको। जैसे देखिए बड़ा, देखिए ये वाला वैल्यू सबसे बड़ा तो हमको यही दिख रहा है,
देखिए इनके बीच में बहुत डिफरेंस है, इनके इन दोनों को बस चेक कर लेना है। जिनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है ना वो वैसे ही गया। तो इन दोनों में देखें 2/3 और 20/21, इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे अब ये देखना होता है कि अगर डिफरेंस सेम है तो और न्यूमरेटर जो हमारे पास जिसका बड़ा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो ये 20 वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉमन है क्वेश्चन। यदि मूलधन जबकि प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन 2400 हो जाता है, और 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर में मूलधन और साधारण ब्याज की दर। अच्छा देखिए 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में बोला कि 20% साधारण ब्याज निवेश 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 3 वर्ष में इसको कितना मिल जाएगा, 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 1 रुपए 1 रुपए और 1 रुपए 3 रुपए मिलेंगे, और 5 रुपए पहले से था तो 8 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 2 वर्ष में समान दर पे मूलधन, समान दर पे मूलधन और साधारण ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष में, देखिए 1 रुपया 1 साल का, 2 वर्ष का 2 हो जाएगा, इनको काट लेते हैं, ये 4 और 1 का अनुपात हो जाएगा। और मिश्रधन 4 बराबर 2400 दिया था, 600 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी 600 हो जाएगी। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था। बाकी ये बैच स्टार्ट हो गया है, अगर आप सभी लोग बताएंगे तो इसमें हम लोग इसको टॉपिक वाइज कर सकते हैं। जैसे कोई एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि अगर इसके अंदर RPFSI का नंबर सिस्टम पढ़ना तो पहले पूरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसा भी पेपर मैंने तैयार किया है, मिक्स चाहिए तो मिक्स भी कर सकते हैं, जैसा ज़्यादा डिमांड होगा उस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। बाकी जो लोग अभी इस बैच में नहीं है, ये रेलवे 2024 ऑल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन वाला है, और ये बैच आपको केवल 99 में मिलता है, जहाँ पे हम लोग 2024 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक कूपन कोड भी चल रहा होगा, अगर किसी को और कोई बैचेस में जाना है तो कूपन कोड है आपका बसंत बसंत 70, जिसमें 70% का ऑफ मिल जाएगा। इस वाले बैच पे नहीं, बाकी कोई और बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो भी बैच आप चाहेंगे। और बाकी ये जो लोग अभी नहीं जानते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल है। ये PDF भी आपको मिलेगा सोल्यूशन के साथ, जितने भी तरीके इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेंगे एप्लीकेशन पे, मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल बैच। बाकी चैप्टर वाइज करना होगा तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जैसे भी होगा वो कल वाली क्लास से करेंगे। ये पहली क्लास थी, थोड़ा इंट्रो था आप लोगों के साथ कि कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी हमारे साथ कोमल हैं, अशोक हैं, सुधा कुमारी हैं, रोहित हैं, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, परवेश कुमार, रिंकू सागर, मनीष। ठीक है, ओके। हाँ बाकी लिस्ट बन जाएगा आपका, एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, हाँ जो लोग भी इस बैच के अंदर में होंगे, और वहाँ में भी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। जिनको अभी एग्जाम देना है, आगे वाला एग्जाम, यानी कि अभी जो एग्जाम होने वाला जिनका, वो कांस्टेबल वाला हो या फिर आपका CBT 1 वाला हो, NTPC का, या CBT 2 हो आपका किसी का, तो सभी में ये काम आने वाला है। और सभी को हम लोग मैक्सिमम अप्रोच तो देखेंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और चैप्टर वाइज बोलेंगे तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा आप लोगों का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।